प्रधानमंत्री अनुराग ठाकुर ने गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के 8 स्टेशन और प्रदेश में स्थापित एफएम स्टेशन का किया उद्घाटन। बहराइच के डांडपारा, लखीमपुर के गदनिया और एटवा में 10 किलोवाट के हाई पावर एफएम ट्रांसमीटर का हुआ शुभारंभ। 11 तारीख से दूरदर्शन पर भोजपुरी में 1 घंटे के कार्यक्रम का होगा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर लखनऊ में सहायक उपकरण वितरित किए। कहा, प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों की पेंशन और विभाग के बजट बढ़ाने का किया है काम। लखनऊ में पीएम गति शक्ति सम्मेलन का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में कोरोना महामारी के दौरान सरकार द्वारा किए गए कामों का दिया आधिकारिक बयान। और उत्तर प्रदेश के हर पुलिस थाने में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपए के बजट को दी मंजूरी। गुरुवार देर शाम को कैबिनेट 22 सर्कुलेशन में लिया गया फैसला। नमस्कार, डीडीयूपी के खास कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा में हमने आपको हेडलाइन दिखाई, उसमें से 2 प्रमुख विषय लेंगे। एक तो पीएम गति शक्ति योजना और दूसरी थानों में लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे पर। सर, फिलहाल चर्चा को हम आगे बढ़ाने से पहले यहां पर देखेंगे गति शक्ति पर आधारित हमने एक रिपोर्ट बनाई है, उसको देखते हैं, तब चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस। 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति योजना के शुभारंभ के साथ ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 सालों में देश के विकास की नींव रखी, तभी से ये माने जाने लगा है कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का नेशनल मास्टर प्लान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। गति शक्ति प्रोग्राम में केंद्र सरकार 107 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम गति शक्ति योजना के तहत 2 चरणों में विभागों और एजेंसियों को एकीकरण करने का फैसला किया है। राज्य स्तर पर गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न एजेंसियों को डेटा एकत्र करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किए जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न एजेंसियों को डाटा एकत्र करते हुए उसे अद्यतन किए जाने के संबंध में प्रेरित किया जा रहा है। और प्रदेश में प्रथम चरण में 16 विभाग और एजेंसियों को परियोजनाओं का एकीकरण भी किया जा रहा है। द्वितीय चरण में राज्य सरकार के 11 विभाग और एजेंसियों को गति शक्ति पोर्टल पर एकीकृत किए जाने हेतु चिन्हित भी किया गया है। देश के विभिन्न राज्यों में पीएम गति शक्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जोन में कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय रेल एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से प्रदेश के विकास की गति तेज होगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट की सुविधा हो, कार्गो लॉजिस्टिक्स की सुविधा हो, रोड से कनेक्ट हो सके, रेल से कनेक्ट हो सके, हर तरह की सुविधा, मेट्रो से कनेक्ट हो सके, हर तरह की सुविधा को इसमें ख्याल रखा गया है। इसी तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेस में भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही इसका अच्छा उदाहरण है गति शक्ति का। पीएम गति शक्ति योजना किस तरह
देश के विकास को गति देगी और कैसे आम लोगों की जिंदगी बेहतर होगी, इसके लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर पीएम गति शक्ति योजना क्या है और इसके क्या फायदे हैं। पीएम गति शक्ति प्लान में 11 औद्योगिक कॉरिडोर और 2 डिफेंस कॉरिडोर के बीच इंटरकनेक्टिविटी की बात की गई है। साथ ही इनमें 220 एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एयर ड्रम्स के साथ ही 2 लाख किलोमीटर का नेशनल हाईवे नेटवर्क बनने की भी बात है। गति शक्ति प्लान में कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाने, सभी गांवों में 4G कनेक्टिविटी, 17,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन और 200 से ज्यादा फिशिंग क्लस्टर बनाने जैसे प्लान भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गति शक्ति योजना का उद्देश्य है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सभी पक्ष के बीच समन्वय के साथ काम हो। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में समय कम लगेगा और संसाधनों की बर्बादी कम करने में मदद मिलेगी। पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स पर आने वाले खर्च को कम करना, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ावा और सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने में लगने वाले समय को कम करना है। किसी एक प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम करने वाले सभी विभाग को एक साथ लाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करना इस योजना का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की मदद से अलग अलग मंत्रालय के लिए एक कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जा सकेगी और उसे पूरा करने की योजना पर अमल किया जा सकेगा। अलग अलग मंत्रालय या विभाग से कोऑर्डिनेशन करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म की प्लानिंग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लखनऊ। तो आइए समझते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना उत्तर प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अपने खास मेहमानों से मैं पहले उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ में 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ में रहेंगे अखंड शाहिर और वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ में रहेंगे प्रेम शंकर मिश्र। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मंत्र है, प्रेम भाई, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि कितना विकास की गति को पंख लगेगा खासतौर पर इस योजना के इम्प्लीमेंट होने से। देखिए, मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। पूर्वांचल में एक बड़ी पुरानी योजना है सिंचाई की, सरयू नहर परियोजना। योजना शुरू हुई थी 1972 में, 70 के दशक में करीब। ठीक है। और जब योजना शुरू हुई थी तो इसकी लागत थी 78 करोड़। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अब योजना इस दिसंबर में पूरी होने जा रही है। करीब 50 साल लग गए एक योजना को पूरी होने में, और जिसकी लागत थी 78 करोड़, आज की तारीख में उसकी लागत है 10,000 करोड़ से अधिक। आप सोचिए कि सैकड़ों गुना जिस योजना की लागत बढ़ गई, कितने किसान जो है सिंचाई सुविधाओं से वंचित रहे। ये क्या है? ये प्रक्रिया की वो लाल फीताशाही है जिसमें जकड़ के विकास योजनाएं दम तोड़ देती हैं। सरकार बदली, उसकी प्राथमिकता बदली, उसने परियोजना को स्पीडअप किया और उसका लोकार्पण होने जा रहा है। गति शक्ति योजना का जो बुनियादी उद्देश्य है वो यही है कि ऐसी घटनाओं की या ऐसी योजनाओं की जो लिंगर ऑन करने की प्रक्रिया है, इसकी पुनरावृत्ति दोबारा न हो। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि 1 लाख करोड़ से अधिक की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है आएंगे। आज विभागीय मंत्री ने भी 107 लाख करोड़ से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में उनकी बात की। तो पूरे देश के अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, उनके अलग अलग विभाग हैं, उनके अलग अलग नोडल हैं, उनके अलग अलग एजेंसियां हैं, लेकिन उन परियोजनाओं के अंतर विभागीय काम पड़ते हैं। किसी को पर्यावरण से एनओसी लेनी है, किसी प्रोजेक्ट के लिए कहीं रेलवे से एनओसी लेनी है, किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी अन्य विभाग से एनओसी लेनी है, कहीं भूमि का आवंटन राजस्व विभाग को करना है, धन का आवंटन वित्त विभाग को करना है, कहीं अगर परियोजना के बीच में नदी या नाले पड़ रहे हैं तो उसके लिए सिंचाई विभाग से या उससे संबंधित विभाग से एनओसी लेनी है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है, फाइलों के आदान प्रदान की जो पूरी प्रक्रिया इतनी खिंच जाती है कि परियोजना जब तक पूरी होती है तब तक उसका जो उद्देश्य है वही एक तरह से विफल हो चुका होता है। गति शक्ति योजना में 16 से 17 अधिक जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले विभाग हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, एक पोर्टल पर लाया जा रहा है। उस परियोजना का जो पूरा विवरण होगा वो उसी एक पोर्टल पर होगा, उसकी एक एक स्टेप का विवरण होगा। अगर फाइल
मान लीजिए रेलवे का प्रोजेक्ट है, वहां से प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ, उसमें पर्यावरण की एनओसी लेनी है, तो पर्यावरण को वहां पे ऑनलाइन ही उसके लोग उसको देख सकेंगे कि ये फाइल हमारे पास आ गई है। अगर वो मूव नहीं कर रही है तो जो संबंधित विभाग है, जो नोडल विभाग है, वो ऑनलाइन परसू कर सकेगा, उसकी एक टाइमलाइन सेट होगी। तो कुल मिला के अंतर विभागीय समन्वय से जो परियोजना की गति है वो बेहतर हो सकेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं वो वास्तविक समय सीमा में जमीन पर उतर सकेंगे, हम लोग ये उम्मीद करते हैं। तभी उसका फायदा हो जाएगा। ले दे कि अगर ये इसको इस तरह से समझे कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जो अभी तक ये सीधे से बात करें कि कोऑर्डिनेशन की कमी रही है, समन्वय नहीं होता था। हमने ये देखा है कि सड़कें बन जाती थी और कुछ दिनों बाद उसे खोद दिया जाता था, अभी भी ये होता है। तो ये कदम उसी ओर है कि हाँ, चीजें अगर बन चुकी हैं या किसी की चीज का निर्माण हो चुका है, उसको ना डिमोलिश किया जाए, उसको उसी समय ही उस समस्या को दूर किया जाए। प्रेम जी ने अभी एक उदाहरण दिया था कि सरयू नहर का 50 साल लग गए योजना के, 78 करोड़ की परियोजना 10,000 करोड़ से ऊपर की हो गई और अब जाके वो पूरा होने जा रही है दिसंबर महीने में ही। ये एक बानगी थी। ऐसे तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लिंगर ऑन होते रहे, तमाम योजनाएं बनी। योजनाओं का सिर्फ इसलिए, कई योजनाओं का गर्भपात इसलिए हो गया क्योंकि वो दूसरे विभागों से समन्वय नहीं बन पाया। इन योजनाओं के इस हश्र तक ले जाने के लिए वही सिस्टम है, वही सारी चीजें हैं, वही विभाग हैं। इन सारे विभागों के अलग अलग अधिकारी हैं, आपसी खींचतान है, विभाग फाइलों को लटकाने का एक तरीका है उनके पास। और एक जो मॉनिटरिंग सिस्टम था, उस एक जो सिंगल विंडो जिसको हम कहते हैं, उस सिंगल विंडो की कमी, ये इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं कोड़ में खाज का काम कर रही थी। तो ऐसी मुश्किलों के चलते ही तमाम जो इंफ्रा की बर्बादी होती थी, पैसे की बर्बादी होती थी, समयबद्धता नहीं थी किसी भी काम को पूरा करने के लिए। आज एक चीज अच्छी देखने को मिल रही है कि सिंगल विंडो सिस्टम जो तमाम स्टेट्स में हो रही है, लागू किए जा रहे हैं, जैसे उसमें उत्तर प्रदेश शामिल हो गया है। तो इस सिंगल विंडो सिस्टम का फायदा भी मिलता है। 340 विभागों का आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब हवाला दिया, जब वो इसके बाद अपने विभाग की उपलब्धियां और अपने कामकाज के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने 340 विभागों को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए जोड़ने की बात कही कि 340 वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके तहत लाए जा रहे हैं। इन्वेस्टर समिट हुआ, इन्वेस्टर समिट के बाद चीजें उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी अगर कहा जाए तो बढ़ती हुई दिखी। लेकिन इस सिंगल विंडो सिस्टम की बदौलत ही ऐसा रहा कि जिसमें तमाम एनओसीज जो मिलने की बात थी, चाहे वो एनजीटी की एनओसी लेनी हो या फिर किसी और विभाग की एनओसी लेनी हो, जमीन का मामला है, राजस्व का मामला है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, तो उन जिम्मेदारियों को आपसी समन्वय के आधार पर एक दूसरे के साथ साझा करने की प्रक्रिया शुरू हुई। और वो प्रक्रिया शुरू होने का असर ये रहा है कि तमाम योजनाएं अब पूरा होने की स्थिति में आ रही हैं। अगर ये और राज्यों के साथ जो गति शक्ति कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री का, इसके तहत अगर 16 डिपार्टमेंट्स जो एक साथ जोड़ने की बात हो रही है, जिनमें ये आपका कृषि विभाग है, उसमें सड़क परिवहन है, उसमें पोत हैं, उसमें एयरपोर्ट्स हैं, तमाम अथॉरिटीज हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ अगर जोड़ लिया जाएगा तो जो 200 एयरपोर्ट्स को बनाने की कल्पना की गई है कि अगले 4-4.5 साल में हम 200 एयरपोर्ट्स खोल सकेंगे, तमाम जो बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों को अपग्रेड किया जा सकेगा, आयात की स्थिति बनेगी। जो इंफ्रा पे हमें पैसे की बर्बादी हो रही थी, वो पैसे की बर्बादी, टाइम की बर्बादी, वो सारी चीजें रुकेंगी और निश्चित तौर पर इसका सीधा फायदा जो होना वो देश को ही होना है। अगर हम उत्तर प्रदेश के निवासी होने के नाते सोचें तो ये उत्तर प्रदेश के खाते में बड़ी उपलब्धि अगर हासिल होगी तो वो सिंगल विंडो सिस्टम का होने के नाते होगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि जनता के लिहाज से होगी वो यही होगी कि जो समयबद्धता है, जो समय को लेके एक समय सीमा खींची जा रही है किसी योजना को बनाने के साथ साथ उसे पूरा करने की, उसे हम हासिल कर सकेंगे तो एक बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। ये निश्चित तौर पर एक अच्छी योजना है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से दुर्गा अष्टमी के दिन इसका श्री गणेश किया था, उस श्री गणेश में ही उन्होंने ये बात कही थी कि बिना शक्ति के बिना गति बेकार है और बिना गति के शक्ति बेकार है। तो ये दोनों ही चीजें आपसी समन्वय के साथ अगर बढ़ती हैं तो 16 डिपार्टमेंट का समन्वय कहीं ना कहीं एक अच्छा रंग दिखाएगा, एक नया रिजल्ट प्रस्तुत करेगा, एक अच्छा रिजल्ट सामने निकल के आएगा। प्रेम भाई, एक चीज और मैं देखा कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ था जी, मिशन कर्मयोगी, उसमें ये कहा गया था कि अधिकारी निर्णय नहीं लेते, अधिकारियों में निर्णय लेने की क्षमता नहीं, वो बचते हैं कहीं ना कहीं। तो ये भी एक बड़ा रीजन है इस तरह के कार्यक्रमों को या आधारभूत संरचना का डेवलपमेंट करने को
क्योंकि उसमें बड़ी चीजें होती हैं, बड़ा फंड इन्वॉल्व होता है, बहुत सी चीजें होती हैं, बड़े लॉबिस्ट भी होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसको एक तरह के उसको भी इंगित करता है कि नहीं, ये स्थिति भी एक खतरनाक स्थिति है। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, जो शक्ति है उसके सही इस्तेमाल से गति दी जा सकती है, और अगर शक्ति का दुरुपयोग हो तो गति रोकी जा सकती है। तो इसलिए गति और शक्ति का सही समन्वय होना जरूरी है, और ये योजना उसी कवायद का हिस्सा, आपने जिसकी ओर इशारा किया, ये एक जग जाहिर प्रक्रिया है। अधिकारियों के अपने ईगो हैं, लाल फीताशाही है, विभागों के बीच में समन्वय का अभाव है, जिसके कारण मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे तमाम बड़े प्रोजेक्ट हैं जो फंस जाते हैं। आप देखिए, जब से प्रक्रिया डिजिटल होनी शुरू हुई, ऑनलाइन शुरू हुई, आप सामान्य कामकाज, आप बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात कर लें या जन सुविधाओं से जुड़े सामान्य कार्यक्रमों की बात कर लें, सामान्य योजनाओं की बात कर लें जो रोजमर्रा की जरूरत के हिस्सा हैं, जिसमें आप चाहे आय प्रमाण पत्र से लेकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे तमाम जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उनकी बात कर लें। जब से प्रक्रिया ऑनलाइन होनी शुरू हुई है, तब से आप देखिए कि उसमें जो ठहराव था वो खत्म हुआ है, गति आई है, लोगों को आसानी से सुलभ ढंग से चीजें मिलनी शुरू हो गई हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से आपकी नजर के सामने है, आपको हर स्टेप पे आपको उसकी प्रगति की जानकारी मिल रही है कि हमारा आवेदन था वो किस स्टेटस पे पहुंचा, किस विभाग में पहुंचा, उसकी एक जो सिटीजन चार्टर लगभग विभागों में लागू है, तो उसमें तय है कि अमुक फाइल अमुक डेस्क पे 7 दिन रहेगी, यहाँ 3 दिन रहेगी, यहाँ 8 दिन रहेगी, अगर यहाँ 10 दिन में नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली अगले डेस्क पे ट्रांसफर हो जाएगी या फिर उसके पास क्वेरी चली जाएगी। तो इन सारी चीजों में कहीं न कहीं जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ी है। ये जो गतिशक्ति अभियान है, इसके तहत जब सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, विभागों को आपसी समन्वय से जोड़ा जाएगा, और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि सीधे पीएमओ स्तर से इसकी मॉनिटरिंग होनी है। तो जब उच्च स्तर से इसकी मॉनिटरिंग होगी तो उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। अब मैं आपको ऐसे दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, जैसे उत्तर प्रदेश में ही अभी हम लोग पूरी दुनिया ने कोविड की आपदा झेली, उत्तर प्रदेश भी उससे छूता नहीं था, प्रभावित हुआ। इस दौरान चाहे राशन वितरण की योजनाएं हुई या चाहे कोविड प्रबंधन के लिए चाहे हॉस्पिटल मैनेजमेंट और दूसरे जो अभियान चलाए गए, उसकी सीधी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से हो रही थी। सीएम हेल्पलाइन के जरिए सीधे जो लाभार्थी है उनसे फीडबैक लिया जा रहा था। अभी भी आईजीआरएस पोर्टल्स की रैंकिंग हो रही है और उसके जरिए जिलों की रैंकिंग की जा रही है। तो इसका सीधा सीधा प्रभाव ये पड़ता है कि आपको जो अधिकारी है या जो भी व्यवस्था में बैठा हुआ व्यक्ति है वो कहीं जनता को मूर्ख नहीं बना सकता और ऊपर सिस्टम में बैठे ऊपर के लोगों को भी गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में सामने पड़ी हुई हैं। तो उस प्रक्रिया में निश्चित तौर पे गति तेज होगी। डिजिटल होने से जाहिर सी बात है, आप उदाहरण देखिए ना, वही आपने सड़क का उदाहरण दिया। अब आप देखिए कि जब सोच जो है समन्वयवादी होती है, आपका जेयर एयरपोर्ट बन रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो जब इसकी कल्पना की गई तो आप देखिए उसके साथ उसका कार्गो सेंटर भी बन रहा है, बिल्कुल उस लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए उसको वहां से मेट्रो से भी कनेक्ट किया जा रहा है और उसको जो है एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जा रहा है। अब अगर इसी को आप अलग अलग स्टेजेस में 10 साल 20 साल बाद करते तो उसका वास्तविक फायदा नहीं मिल पाता। लेकिन ये अंतर समन्वय का फायदा ये होगा कि जब जेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बद्धता की ओर उठाया गया कदम है। ठीक है अखंड, मैं आपके पास आऊंगा। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैंने देखा है कि कई सालों से मैं देखता आ रहा हूं कि राजनीतिक जो इच्छा शक्ति थी वो शायद इसको लेकर के नहीं दिखाई दी कभी। आपने कभी देखा, मैंने राजनीतिक दलों के चाहे मैनिफेस्टो हों और उनके कमिटमेंट्स हों, कभी इस तरह नहीं रहे। पर्यावरण और मैं इसको लेकर के खास तौर कहूँगा वो एजेंडे में कभी शामिल नहीं रहा। क्या इच्छा शक्ति की कमी रही? देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति से ज्यादा सिस्टम की हिला हवाली बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती रही। सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता रहा, लाल फीताशाही जिसका जिक्र अभी प्रेम शंकर भाई ने किया, कि वो लाल फीताशाही इतना हावी है कि अपने डिपार्टमेंट में आपसी अधिकारियों का जो समन्वय है वही नहीं है, दूसरे विभागों के तमाम अधिकारियों के साथ ईगो क्लैश तो है ही। तमाम जो सियासी वजहें हैं वो तो अपनी जगह पे थी, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार निभाई ये सारी शक्तियां जो जिनके ऊपर पूरी कार्यपालिका की हुई है, जिनके ऊपर पूरी तरीके से जिम्मेदारी थी ब्यूरोक्रेसी की। वो ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं अड़चन खड़ा कर रही थी, और यही इसके पीछे एक वजह ये थी कि सिंगल विंडो सिस्टम नहीं था। एक कोई सिस्टम नहीं था जिसके जरिए हम मॉनिटरिंग कर सकें, कोई ऐसा पोर्टल नहीं था जिसके जरिए हम सभी विभागों पर ये हम पता कर सकें ट्रांसपेरेंसी के साथ कि हाँ यहाँ पे ये फाइल पड़ी है, इस विभाग से दूसरे विभाग तक ये फाइल पहुंचनी है, यहाँ पे ये काम होना है और उसके बाद फाइल को आगे बढ़ना है, फाइनली उसका मॉनिटरिंग हो सके। तो ये सिस्टम भी इसका अभाव था। जब इन्वेस्टर्स समिट हुआ, 2017 की बात है, जब इन्वेस्टर समिट हुआ तो साल भर के अंदर
शायद 2018 में हुआ था इन्वेस्टर समिट, मैं गलती कर रहा हूं, पहला तो इन्वेस्टर समिट 2018 जी, पहले इन्वेस्टर समिट की बात हो रही है। 2018 में जब इन्वेस्टर समिट हुआ तो इस इन्वेस्टर समिट से एक बड़ा फायदा यही मिला कि उसके पहले इसकी कवायद पूरी कर ली गई कि एक सिंगल विंडो सिस्टम बना लिया जाए, तमाम विभागों का समन्वय इसमें स्थापित किया गया और एमओयूज जो साइन हुए वो अलग की बात है कि अभी तक सभी एक्टिव नहीं हो सके, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के खाते में आ गई कि जो 4.5 लाख करोड़ की बात थी, इन्वेस्टमेंट की बात थी एमओयू साइन होने की, उसने एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के हिस्से में आ गया, क्योंकि वो सिंगल विंडो सिस्टम के चलते तमाम जो परेशानियां हो रही थी, कहीं पे राजस्व की परेशानी आ रही थी, कहीं जमीन आवंटन की बात आ रही थी, कहीं तमाम विभागों से एनओसी लेने की बात आ रही थी, उनमें से एनजीटी भी अपना किरदार निभा रहा था, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से जब फैक्ट्रीज लगाई जा रही थी तो जो लोकल स्तर पे जो मुश्किलें थी वो भी अड़चन डालती थी। तो ऐसे में उन अड़चनों को दूर करते हुए तमाम इन्वेस्टमेंट की चीजें शुरू हुई। आप ये देखिए कि जब कोरोना का समय चल रहा था और कोविड काल में तमाम कंपनियां जो चाइना से भी निकल के आई, आपको उत्तर प्रदेश में नोएडा में उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई, सैमसंग उसमें से शामिल है। तो इस तरीके से तमाम जो प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश के खाते में आए तो उसकी वजह सिर्फ यह थी कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया गया। मॉनिटरिंग सिस्टम का फायदा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी आया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जब 12वें स्थान से आप सीधे दूसरे स्थान पर अगर छलांग लगाते हैं तो यह निश्चित तौर पर आपकी उस पूरी ट्रांसपेरेंसी को कहीं ना कहीं एक मजबूती देता है कि जिसको लेके एक कल्पना की जाती है कि हाँ, हम इस समय में, इतने समय में हम ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे। तो लक्ष्य हासिल करने के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है वो भी इससे निर्धारित हुई और उसमें तेजी आई। फिर अधिकारियों के उस मनोभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हुआ कि नहीं, हमें कोऑर्डिनेशन बना के चलना है, अदरवाइज हमारे ऊपर हंटर चलाने के लिए भी कोई बैठा हुआ है। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं इसमें किरदार तो निभाती है, लेकिन उससे ज्यादा जो किरदार निभाया वो जो इच्छा शक्ति थी अधिकारियों की और खासतौर पे ब्यूरोक्रेसी की बात करें, तभी एक सकारात्मक निर्णय निकल कर आया। सब प्रेम भाई, एक चीज और खासतौर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, ओडीओपी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, खासतौर पर इसके बनने से उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजनाओं को कितना, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं हर जिले में, उनको कितना फायदा होने वाला है खासतौर पर? देखिए, जो ओडीओपी है ना, ये स्थानीय उत्पादों पर आधारित योजना है। हाँ। हम स्थानीय उत्पाद या स्थानीय बाजार की अगर हम बात कर लें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रदेश या देश की इकोनॉमी की जो है बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आपको उद्योग लगाने हैं, आपको जिससे हम संतुलित विकास की बात करते हैं, जिसमें पर्यावरण का भी समन्वय हो और उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग भी विकसित हो, अगर इसको आगे बढ़ाना है, निवेश आगे बढ़ाना है, तो आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना होगा। अब आप कल्पना करिए कि आपके लखनऊ के बगल में सीतापुर में आज की तारीख में विदेशी रिवॉल्वर बन रही है, अमेरिकन कंपनी आके बना रही है। तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, पावर सप्लाई बेहतर हुई है, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। जो बुंदेलखंड अपने पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, आज वहां पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लग रहा है और वहां की बने हथियारों से न केवल सीमा की सुरक्षा होगी बल्कि दुनिया के तमाम देशों में उनका निर्यात होगा। इसी तरह पूर्वांचल के तमाम ऐसे पिछड़े हिस्से हैं जहां पे आज की तारीख में बड़ी कंपनियां निवेश के लिए जा रही हैं। तो क्यों जा रही हैं? इसलिए क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। आज प्रदेश के अलग अलग हिस्से एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो रहे हैं। एयरपोर्ट आज की तारीख में आपके पास 3 से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ऑपरेशनल हो गए, 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, 9 घरेलू एयरपोर्ट हैं, हर मंडल को आप एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से जोड़ रहे हैं, सड़कों से जोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका सीधा सीधा फायदा स्थानीय उत्पादों को भी मिलेगा। आप ओडीओपी की ब्रांडिंग हुई तो आज सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल सिंगापुर से लेके जापान तक निर्यात हो रहा है। इसी तरह चाहे वो आजमगढ़ के काली मिट्टी के बर्तन हो या मुरादाबाद के कांच के काम हो या अन्य अन्य जिलों के तमाम जो पीतल के उत्पाद हैं, अन्य जो उत्पाद लिए गए हैं। तो जब कनेक्टिविटी बेहतर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बाजार जो है गांवों की तरफ, निवेश जो है छोटे शहरों की तरफ बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका वो जहां जाएगा वो अपना विस्तार करेगा, निवेश होंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी, आय बढ़ेंगी, आय बढ़ेगी तो खरीदार बढ़ेगा, बाजार मिलेगा, बाजार मिलेगी तो उससे आप अपने उत्पादों को और बेहतर करने के लिए और बढ़ेंगे। ओडीओपी को लेके भी तमाम फैसिलिटेशन सेंटर चलाए जा रहे हैं, जो स्थानीय वर्कर्स हैं उनको स्किल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर का कनेक्ट जो है पूरे समग्र विकास से होता है। सड़क, बिजली, पानी,
एयरपोर्ट सहित अन्य कनेक्टिविटी जब आपकी बेहतर होती हैं, तो अब आज की तारीख में सोचिए कि आप पूर्वांचल में बैठ के आप जो गाजीपुर से लखनऊ आने में 12 घंटे लग जाते थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद आप गाजीपुर से दिल्ली 8 से 10 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो जो पूरा निवेश एनसीआर तक सीमित रहता था, आज की तारीख में वो सुदूर क्षेत्रों में आएगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत है जो पूरे प्रदेश के विकास की, सामाजिक सुरक्षा की, आर्थिक उन्नयन की पूरी तस्वीर बदलने में सक्षम है। जाहिर सी बात है, गतिशक्ति के माध्यम से जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा अखंड, निश्चित तौर पर। और लोकल ही नहीं, आप लोकल ग्लोबल हो जाएगा, बल्कि ये कहा जाए लोकल को ग्लोबल होने की गुंजाइश पूरी बनी हुई है। और अगर इंफ्रा पूरी तरीके से डेवलप कर जाता है, आप सड़कों से जुड़े जा रहे हैं, आप तमाम जो बाजार के अब नए नए प्लेटफॉर्म बन गए हैं, आप चाहे फ्लिपकार्ट हो, इस तरीके के तमाम जो सोशल मीडिया पे जो खास तौर पे ये, बल्कि यूं कहा जाए कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप तमाम जगहों पे पहुंच रहे हैं, इन सारी चीजों के बीच में एक बड़ी अहम चीज है कि वो कनेक्टिविटी, हर विभाग जो एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद एक दूसरे को सहयोग और समन्वय के साथ जब आगे बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। बिजली भी उतना ही किरदार निभा रही है उसमें, सड़क मार्ग उतना ही किरदार निभा रहा है, रेलवे यातायात है आपका, इसके अलावा एयरपोर्ट्स जितने बन रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी है, तो ये सारी चीजें तो निभा ही रही हैं। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी कहीं ना कहीं इसमें जुड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर भी अगर बेहतर होता है तो एक निवेश आमंत्रित होता है और निवेश की तरफ एक आकर्षण बढ़ता है। अखंड, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा क्योंकि हमारे पास वक्त हो चला है अपने दूसरे सब्जेक्ट पर, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में थानों की निगरानी पर। उत्तर प्रदेश में अब थाने सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे, 24 घंटे निगरानी होगी, और ताकि जो प्रदेश में मानवाधिकारों के उल्लंघन होने की बात कही जा रही थी उस पर लगाम लग सकेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आज हमारा समाज बहुत व्यस्त हो चुका है। माँ और पिता के पास बच्चों को देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। इस वजह से बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। वे कई बार गलत राह पकड़ लेते हैं। मादक पदार्थों का सेवन भी उनमें से एक है। पिछले कई दशकों में मादक पदार्थों का प्रयोग युवाओं के बीच लगातार बढ़ रहा है। इस व्यसन ने आज की युवा पीढ़ी की कमर तोड़ दी है। ज्यादातर युवक मादक पदार्थों का सेवन शौक तथा फैशन के लिए शुरू करते हैं, पर धीरे धीरे उन्हें कब इसकी आदत लग जाती है पता भी नहीं चलता। उनका शरीर और दिमाग उस मादक पदार्थ पर निर्भर हो जाता है। मादक पदार्थों के सेवन के बिना उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यदि उनका सेवन नहीं करें तो शरीर में दर्द, बेचैनी और तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इन मादक द्रव्यों के प्रयोग का बुरा प्रभाव पड़ता है। एक बार आदत लग जाए तो बिना मादक पदार्थों के सेवन के जी नहीं सकते और उनका सेवन मौत की तरफ धकेलता जाता है। आज की युवा पीढ़ी को कई कारणों से इन मादक पदार्थों की लत लगती है। कई युवा तनाव के समय में इनका सेवन शुरू करते हैं तो कुछ दोस्तों की देखा देखी शुरू करते हैं। कुछ लोग दवाई के रूप में तो कुछ लोग नींद आने के लिए इनका प्रयोग शुरू करते हैं। महंगा नशा अपनी संपन्नता दिखाने का जरिया बन गया है। इसके कारण हमारे समाज को अपरिमित नुकसान हो चुका है। आज हम सब की जिम्मेदारी बन गई है कि युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों के व्यसन से निकालें। इसमें सरकार और समाज दोनों का योगदान बेहद आवश्यक है। सरकार को मादक पदार्थों की तस्करी कर बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिन विदेशी रास्तों से होकर ये मादक पदार्थ भारत आते हैं उन पर कड़ी दृष्टि रखनी होगी। सरकारी यंत्रणा का
इस समस्या के समाधान में बड़ा योगदान आवश्यक है। विद्यालयों और कॉलेज द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाले खतरों को बताना बेहद जरूरी हो चुका है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है माता पिता की। ये बहुत आवश्यक है कि माता पिता बच्चों को समय दें और सही मार्गदर्शन दें, जिससे उन्हें ये बुरी लत लगे ही नहीं। युवा वर्ग ही देश का निर्माण करता है, हमें हर हाल में इसे बचाना है। नशा मुक्त समाज हमारी जिम्मेदारी है। हमें इसके लिए समाज में जागृति लाना होगा, तभी स्वस्थ और समृद्ध भारत का सपना वास्तव में साकार होगा। भारद्वाज जी और साथ में रहेंगे पूर्व गृह सचिव मणि प्रसाद जी। आर के भारद्वाज जी, सबके पास मैं आपके पास आऊंगा। आप लखनऊ मुख्यालय में थे तब ये योजना को आपने एग्जीक्यूट किया था। क्या कुछ उद्देश्य था खासतौर पर इस योजना को लागू करने के पीछे? आर के भारद्वाज जी, ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा एक रिपोर्ट हमने इस पर तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। या आरोपियों की संदिग्ध परिस्थिति में होने वाली मौतों को लेकर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2020 में पुलिस स्टेशनों में पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों के व्यवहार पर निगाह रखने के लिए सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में सभी थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के लिए 300 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। पुलिस कर्मियों के व्यवहार में सुधार की दृष्टि से इस महत्वपूर्ण परियोजना को प्रदेश कैबिनेट ने मंजूर किया है। इस परियोजना के तहत प्रत्येक थाने में 12 से 15 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसमें थाने के प्रवेश द्वार, हवालात, पूछताछ कक्ष, थानेदार और मुंशी सहित सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर कैमरा लगाया जाएगा। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कैमरे सदैव चालू हालात में रहें। सरकार के इस फैसले के पीछे हालिया एनसीआरबी की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि 20 साल के भीतर 1888 लोगों की पुलिस अभिरक्षा में मौत हो चुकी है। एनसीआरबी की वार्षिक अपराध की 2001 से साल 2020 तक इन 1888 मौतों को लेकर पुलिस कर्मियों के विरुद्ध 893 मामले दर्ज किए गए और 358 पुलिस कर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। हालांकि अब तक सिर्फ 26 पुलिस कर्मियों को ही दोषी करार किया गया है। साल 2006 में ही पुलिस अभिरक्षा में 11 मामले सामने आए, जिनमें उत्तर प्रदेश से जुड़े 7 मामले थे। फिलहाल प्रदेश सरकार का ये फैसला अभिरक्षा में अभियुक्तों और दोषियों को भी मानवाधिकार संरक्षण प्रदान करेगा, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आर के भारद्वाज जी के साथ। आर के भारद्वाज जी इस वर्तमान में मिर्जापुर के डीआईजी हैं। लखनऊ में जब आप थे तब इन्होंने ही इस योजना को एग्जीक्यूट किया था। भारद्वाज जी, क्या मकसद था इस योजना को शुरू करने का?
किन्हीं कारणों से भारद्वाज जी की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल मैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों से बात करूंगा। प्रेम भाई, खासतौर पर क्या मकसद रहा है इस योजना का? नहीं, देखिए, थानों के आधुनिकीकरण की जो कवायद है ये लंबे समय से चल रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी आम नागरिक थाने क्यों जाता है? जब वो कहीं न कहीं पीड़ित होता है, उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, या चाहे वो अपराधियों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, जब तो उसको कानून पर भरोसा होता है और थाने पे जाता है अपने सुरक्षा और सुरक्षा के लिए कि उसे वहां पे सुरक्षा मिलेगा, न्याय मिलेगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि थानों का वातावरण ऐसा होता है जो पुलिसकर्मी हैं उनका व्यवहार ऐसा होता है कि वहां पर वो न्याय के बजाय वो खुद एक तरह से वहां पे भी वो अपने आप को पीड़ित महसूस करता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि थानों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम निर्णयों पे समय समय पे इसके लिए तमाम गाइडलाइंस निर्धारित की थी। आप देखें कि मानवाधिकार आयोग में पुलिस की शिकायत के मानवाधिकार थाने में टार्चर के, हिरासत में मौतों के या पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार के तमाम मामले पहुंचते हैं। तो इसी तरह के मामले में ही हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कड़ी नाराजगी जताई थी और उसने एक निर्देश दिया था कि सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, खास और रात के लिए नाइट विजन कैमरे हों जो जिसकी निगरानी में न केवल पूछताछ हो, एंट्री गेट पर हो, जहां पे बैठने की व्यवस्था वहां पे हो। तो कुल मिला के जो थाने की कार्यप्रणाली है वो कैमरे की नजर में हो, जिससे जो भी फरियादी हो वो कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस न कर सके, उसे डराया धमकाया न जा सके या अनुचित दबाव डालकर उसे अपनी मतलब उसे अपना पक्ष बदलने के लिए मजबूर न किया जा सके। तो उस आदेश के क्रम में अभी कल कैबिनेट ने सर्कुलेशन ने फैसला लिया है कि प्रदेश के जो थाने हैं उसमें 12 से 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। थाने के आकार प्रकार पर निर्भर करेगा कि वहां कितने कैमरों की जरूरत है, उसके लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं जनता को पुलिस से निर्भय बनाने में ये योजना को इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, एक बार फिर से चलेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जुड़े आर के भारद्वाज जी। क्या आर के भारद्वाज जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? भारद्वाज जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही? आर के भारद्वाज जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, ऑडियो हम तक नहीं मिल पा रहा है, विजुअल हमें हालांकि दिखाई दे रहे हैं। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अखंड प्रताप शाही के साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। अखंड, आप लखनऊ में हैं, मुख्यालय पर रिपोर्टिंग भी करते हैं। खासतौर पर ये एक धारणा बनी हुई थी, लोगों के अंदर डर का भय रहता है थाने के अंदर जाने को लेकर। इसको क्या इस योजना के माध्यम से दूर किया जा सकता है? अगर मान लें कि जो एक प्रवृत्ति होती है खासतौर पर कुछ पुलिस वालों की, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ पुलिस वालों में कहीं ना कहीं ये भावना रहती है कि हाँ चीज़ों को कहीं तक मैनेज किया जाए। तो क्या लगता है कि मैंने आज पता भी किया एक दो जगह, तो कुछ तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे ये मिली कि हाँ वो योजना लगेगी, ठीक है सीसीटीवी लगेंगे लोग, लेकिन वो अपनी मनमाफिक रहेंगे। तो ये क्या जरूर लगता है कि सीसीटीवी लगने से उस स्थिति पे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, किसी भी कवायद का जो असर होता है वो देखना लाजिम होता है और उस वक्त का इंतजार थोड़ा किया जाना चाहिए। पहली चीज तो यही कि जब कानून की अवधारणा जो है कि किसी कमजोर को या किसी निर्दोष को न सताया जाए, भले ही इस न्याय में थोड़ी देरी हो सकती है, और जो मतलब ये अवधारणा की जो सबसे बुनियादी कड़ी है वो बुनियादी कड़ी पुलिसिंग की होती है। पुलिसिंग जिसके ऊपर भरोसा रखा जाता है कि हाँ पुलिस के पास जाएंगे, हमें सुरक्षा मिलेगी, हम इंसाफ पा सकेंगे, और अगर अपराध कोई संज्ञेय अपराध है या इस तरीके का अपराध है जिसमें कहीं बल प्रयोग हुआ है तो उसमें पुलिस की जरूरत भी पड़ती है। इन सारी चीजों के बीच में जो पुलिस की अवधारणा थी वो पुलिस की अवधारणा कहीं ना कहीं समय के साथ साथ बदतर होती चली गई। लोग इस बात को लेकर डरने लगे कि हम अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज कराएंगे तो हमें ही कहीं उत्पीड़ित न होना पड़े। तो एक पक्ष ऐसा हुआ जो इस धारणा के साथ आगे बढ़ने लगा, उसमें कमजोर वर्ग जो आमतौर पर सामाजिक रूप से कमजोर लोग थे उनको ज्यादा प्रताड़ित होना पड़ा। और यही वजह है कि कानून की जो सबसे बड़ी सीढ़ी है, सबसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि भाई समय समय पर उन्होंने डिसीजन दिया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी बाय सर्कुलेशन के जरिए उसको मान भी लिया कि पारदर्शिता होनी चाहिए और इस पारदर्शिता को लागू करने के लिए हर थाने पे इसकी व्यवस्था की जाए कि वो सीसीटीवी कैमरे से लैस हों।
ये जरूर है कि छोटे और बड़े थाने कैसे हैं, कोतवाली है और छोटे थाने हैं, तो उनके अलग अलग मात्रा हो सकती है, किस संख्या में लगाए जाए इसको लेकर निर्धारण करना अभी उनके आकार प्रकार पे ही निर्भर करेगा। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में अब ये तो तय है कि अगर कोई चीज रखी जाती है, जैसे पुलिसिंग के लिए आपने कहा कि इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, अपने मुताबिक वो लगवा सकेंगे, और ये सारी चीजें सिर्फ अभी सिर्फ कल्पना के स्तर पे है। जब ये लागू हो जाएगा तो ये देखना लाजिम होगा। लेकिन इतना तय है कि जैसे ही कोई अंकुश लगता है, एक पूरे सिस्टम में एक कहीं ना कहीं हलचल मचनी शुरू होती है। तो ये हलचल तो मचेगी और पुलिसिंग में भी कहीं ना कहीं सुधार की जो कवायद की जो कल्पना की जा रही है, उस कल्पना को साकार होने की तरफ हम कदम जरूर बढ़ाएंगे। ये जरूर है कि लक्ष्य बड़ा है और लक्ष्य तक पहुंचने में पूरी तरह से पुलिसिंग को सुधारने के लिए बहुत सारी चीजें अभी करनी बाकी हैं, जिसमें से उन्हें जागरूक करना होगा, उन्हें कानून की अवधारणा के बारे में समझाना होगा, लगातार उन्हें बार बार समझाने की जरूरत होगी, पब्लिक को भी काफी समझदार होना पड़ेगा, और ये बहुत सारी चीजें निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन इतना तय है कि जो डिटोरेशन आया, जो कानून की अवधारणा को लेके जो गिरावट आई, उस गिरावट में कहीं ना कहीं कमी जरूर आएगी। एक पारदर्शिता आएगी, और पारदर्शिता से जो मानवाधिकार के हनन के मामले तमाम आते हैं, उस पर भी कुछ अंकुश जरूर, काफी हद तक अंकुश लगेगा। प्रेम भाई, एक चीज मैं सीधी सी बात इससे समझना चाहूंगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या व्यक्ति के अंदर ईमानदारी स्थापित की जाए तो शायद इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं होगी। नहीं, ये देखिए, ईमानदारी और नैतिकता एक बड़ी लंबी बहस है, और ये समाज से अलग नहीं है। समाज का जो स्वरूप होता है उससे वो सब चीजें प्रभावित होती है। अपना हर कोई अपना ईमानदारी और नैतिकता के साथ कार्य करे तो ये संकट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पुलिस की बात करते हैं तो आपको पुलिस की अवधारणा को समझना पड़ेगा। 1861 के पुलिस एक्ट से आज भी पुलिस संचालित होती है। अंग्रेजों के दौरान, अंग्रेजों के समय बनाया गया व्यक्ति जिसका उद्देश्य था भारतीयों का, जनता का या क्रांतिकारियों का दमन करना। 150 आजाद हुए, हमने एक लंबा समय बिता लिया और आज तक उसमें तमाम बदलाव है, लेकिन अभी भी हम अपना पुलिस एक्ट को उतना मानवीय नहीं बना पाए हैं। दूसरी बात यह है कि जो प्रशिक्षण की प्रक्रिया है, उस प्रशिक्षण की प्रक्रिया के स्तर पर कार्य करना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि जो जनता है, जनता के अनुपात में पुलिस कितनी है, उस अनुपात में उसके ऊपर कार्य का दबाव कितना है। तमाम ऐसे पहलू हैं कि 12-12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे काम करने पे उनके मानसिकता का स्तर क्या होगा। आप यही देखिए कि कोविड काल में एक अलग भूमिका पुलिस की सामने आई थी, बड़े पैमाने पे मददगार के तौर पे सामने आई। बिल्कुल। आज भी आप PRB 112 और तमाम जो अन्य सुविधाएं पुलिस के स्तर से दी गई हैं, लोग उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। लेकिन उसी प्रक्रिया में ऐसे हैं कि जो शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। जहां भी देखिए ताकत होती है, वहां के उसके अधिनायकवाद और जो नया एक हीरोइज्म का कॉन्सेप्ट चला है फिल्म को देख के, उसके चक्कर में बहुत बार सीमाएं टूट जाती हैं। अच्छा, आंकड़ों को ठीक करने के लिए या अपराध के त्वरित खुलासे के चक्कर में बहुत बार फर्जी खुलासे होते हैं, भेजा दबाव होते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन एक अलग पार्ट है, अपराधों का विचारण एक अलग पार्ट है, पुलिसिंग में सुधार एक अलग पार्ट है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये सुधार की एक लंबी प्रक्रिया एक दिन में ठीक नहीं हो सकती, लेकिन एक छोटी छोटी कवायद। आप देखिए, अभी बीच में मिशन शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया था, तो इसमें एक कवायद हुई कि थानों में महिला डेस्क स्थापित हो जाएगी और महिला पुलिस बैठेंगे, जिससे महिला उनके लिए अलग कक्ष होगा, और कोई महिला अगर शिकायत करता है तो वो अपनी बात कर सकेगी। अब देखिए, कवायद देखने में कितनी छोटी है, लेकिन इसका इंपैक्ट कितना बड़ा है कि अगर एक महिला, आप यौन अपराध या किसी भी तरह के अपराध से पीड़ित होकर अगर वो थाने में आ रही है, उसके सामने एक मेल है, वो अपनी बात कहने में हिचक रही है, वो अपने आप को संकोच में है, असुरक्षित महसूस कर रही है, उसके सामने एक महिला पुलिसकर्मी है तो अपनी बात ज्यादा बेहतर कर सकेगी। इसी तरह अगर थानों में CCTV कैमरे लगे हुए, हमें पता है कि हम कैमरे में नजर हैं, हर गतिविधियां रिकॉर्ड हो रही हैं, तो ये एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे ऊपर कोई अलग दबाव नहीं बना सकेगा या मुझे किसी तरह से प्रभावित या प्रताड़ित नहीं कर सकेगा। और तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ बदलाव तो आएगा ही। बाकी सुधार एक लंबी प्रक्रिया है, वो एक दिन में कोई चीजें बदल नहीं सकती, उसके लिए क्रमगत ही कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, मेरे साथ है हम दो मेहमान जो हैं, किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। हालांकि उन्हें जुड़ना था। RK भारद्वाज थे, DIG मिर्जापुर थे, इन्होंने ही इस योजना को एग्जीक्यूट किया था, उत्तर प्रदेश में लागू करने का प्रयास किया था। इनके प्रयासों की वजह से ही ये योजना आज एग्जीक्यूट होने जा रही है, खासतौर लागू होने जा रही है। खासतौर पूर्व गृह सचिव भी थे हमारे साथ, लेकिन किन्हीं कारणों से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। मैं आखिरी सवाल लूंगा अखंड से। अखंड, पिछले 4.5 सालों में जो योगी सरकार रही है, काफ़ी सख्त रही है, उनकी जीरो टॉलरेंस की एक नीति रही है, चाहे वो अपराधी रहे हों, चाहे वो सिस्टम में रह करके उसके विरुद्ध काम करने रहे होंगे।
तो ये लगता है कि हाँ कि इन 4.5 सालों में जो आंकड़े बताते हैं वो काफी कम रहे। देखिए, अपराध अगर सांगठनिक अपराध पे अगर नियंत्रण लगता है तो निश्चित तौर पर अपराध की जो टेंडेंसी है उस पे भी रोक लग जाती है। सांगठनिक अपराध हीरोइज्म का एक जो अखंड में 1 मिनट रुकूंगा मैं, शायद मेरे साथ डीआईजी मिर्जापुर आर के भरद्वाज जी जुड़ चुके हैं। भरद्वाज जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? शायद हमारे साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। अखंड, आप कंटिन्यू करिए। जी बिल्कुल। तो ये जो सांगठनिक अपराध जो होते हैं या अपराधी होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने इलाकों में एक हीरोइज्म हासिल कर लेते हैं। वो अपने उस तरीके से, खासतौर पे यूथ उनसे बहुत तेजी से प्रभावित होता है, और अगर उन पे रोक लगी है जैसा कि योगी सरकार में देखने को मिला, इसमें निश्चित तौर पर इसकी उपलब्धि तो है ही। योगी सरकार की इस बात की उपलब्धि है कि सांगठनिक अपराधों में बहुत हद तक काबू पा लिया गया। तो अब छोटे अपराध ये जरूर है कि छिटपुट हिंसाएं होती हैं, छिटपुट घटनाएं होती हैं, वो आपसी रंजिश की वजह से हो सकती हैं, कुछ त्वरित रिएक्शन होता है उसकी वजह से भी तमाम बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन वो सांगठनिक अपराध की श्रेणी में नहीं आते। जो सांगठनिक अपराधों के पे रोक लगी उसका एक सुधारवादी जो स्थिति बनती है, जो समाज में सुधार की स्थिति बनती है, उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छा किरदार निभाती है। अब ये जो स्थितियां बनी है उसमें पुलिसिंग एक बड़ा किरदार निभाती है। पुलिस ने सख्ती दिखाई, सरकार की मंशा ये थी कि हाँ सांगठनिक अपराध रुके, पुलिस ने उसको लागू करने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक कामयाबी भी हासिल की। तो अपराधों में कमी आना उसका ही परिणाम माना जा सकता है, ऐसा हुआ भी। ठीक है, अखंड में यहाँ रोकूंगा। हमारे साथ शायद जुड़े हैं मणि प्रकाश जी, पूर्व गृह सचिव हैं उत्तर प्रदेश के। क्या मणि प्रकाश जी, आपको क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मणि प्रसाद जी, चलिए मैं एक आखिरी सवाल लूंगा प्रेम से। प्रेम, खासतौर पर सिस्टम लगने के बाद इसका मैं एक वो सिस्टम समझना चाहूंगा कि केंद्रीकृत इस पे निगरानी क्या प्रभावशाली रहेगी? देखिए, सीसीटीएनएस प्रणाली से जो है वैसे भी थानों को जोड़ा जा रहा है। हाँ। अब होगा क्या कि अगर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और उसके सर्वर को सारे थानों को इंटरनेट और बिजली से जोड़ने की बात चल रही है, तो अगर उसको डिजिटली कनेक्ट किया जा सकेगा तो निश्चित तौर पे एक सेंट्रल सिस्टम से बैठ के, मुख्यालय से बैठ के हर थाने की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। और अभी भी देखिए अलग अलग विभागों में इस तरह के प्रयोग चल रहे हैं, तो इस पर भी असर पड़ेगा। अभी देखिए कुछ घटनाएं हुई, जब भी कानपुर में एक व्यापारी के गोरखपुर में पुलिस उत्पीड़न में मौत हो गई और तमाम ऐसी घटनाएं हुई। उसके पीछे उनको पुलिस वालों के पकड़े जाने और सजा पाए जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि आपके पास एक डिजिटल रिकॉर्डिंग थी, उसके एक विजुअल्स थे। तो इसी तरह अगर थाने में भी किसी तरह का कोई मामला आता है, अगर उसके विजुअल्स हैं, डिजिटल रिकॉर्डिंग है, तो सबसे बड़ी बात है कि उसको डिनाई नहीं कर सकेंगे, उससे भाग नहीं सकते, अपराधी मतलब ये है कि बचाव नहीं कर सकता। आमतौर पर ये प्रक्रिया निश्चित तौर पर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करना आसान होगी। ठीक है, तो मैं फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप दोनों ने हमारी चर्चा में हिस्सा लिया और महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया। मैं नए मुद्दे के साथ अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।